स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण के प्रयास। बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड वॉन बिस्मार्क शानहासन था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1815 में ब्रेडेनबर्ग जिले के शानहोजन नामक स्थान पर हुआ। 1847 ईस्वी में यह प्रशा की राजनीति में आया और केंद्रीय विधानसभा का सदस्य भी रहा। 1848-49 ईस्वी में क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान इसने विद्रोहियों का कड़ा विरोध किया। यह सम्राट के देवी अधिकारों का समर्थन करता था। इसने कहा था कि मेरा विचार है कि प्रशा के सम्मान के लिए अन्य सभी चीज़ों से अधिक आवश्यक लोकतंत्र से बचना है और लोकतंत्र के साथ संपर्क लज्जाजनक है। वह संविधान को घृणा की दृष्टि से देखता था और उसे रद्दी का टुकड़ा समझता था। 1851 ईस्वी में उसे फ्रैंकफर्ट में जर्मन संघीय डाइट अथवा संसद में पर्शिया का राजदूत बनाकर भेजा गया, जहां आगामी 8 वर्षों में उसने विभिन्न जर्मन राज्यों को पर्शिया से जोड़ने के प्रयत्न किए, उनसे आर्थिक संबंध मजबूत किए तथा ऑस्ट्रिया की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1859 ईस्वी में बिस्मार्क को सेंट पीटर्सबर्ग में पर्शिया का राजदूत बनाकर भेजा गया, जहां उसे रूस के शासक के साथ मित्रता स्थापित करने का अवसर मिला। 1862 में उसे पेरिस भेज दिया गया। यहाँ उसे नेपोलियन तृतीय और उसके मंत्रियों को नज़दीक से देखने और समझने का अवसर मिला। सितंबर 1862 में बिस्मार्क की नियुक्ति पर्शिया के प्रधानमंत्री के रूप में हो गई। इस प्रकार 47 वर्ष की आयु में वह पर्शिया का सर्वोच्च नेता बन गया। 1862 में पर्शिया का प्रधानमंत्री के बनने के बाद बिस्मार्क का लक्ष्य पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। उसने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जर्मन लोगों को एक राष्ट्र में संगठित करना है। बिस्मार्क भली भांति जानता था कि पर्शिया के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण में 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। नेक्स्ट है बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद बिस्मार्क ने पर्शिया की संसद में अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा की कि इस समय बड़ी समस्याओं का समाधान केवल भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों से नहीं, अपितु रक्त और लोहे की नीति के द्वारा किया जा सकता है। बिस्मार्क ने सम्राट के सैनिक सुधारों को लागू करने से पहले प्रतिनिधि सभा में समझौता करने का प्रयास किया। जब संसद ने सेना के पुनर्गठन के लिए वित्त संबंधी बिल पास करने से इनकार कर दिया, तो उसने प्रतिनिधि सभा को दरकिनार करते हुए उच्च सदन से बजट पास करवा लिया। 1864 से 1866 ईस्वी तक इसी तरह से बजट पास किया जाता रहा। हालांकि बिस्मार्क का यह कार्य असंवैधानिक था, परंतु राज्य की आवश्यकता को सबसे ऊपर मानते हुए उसने प्रचलित विधान की परवाह नहीं की। उसके समय संसद केवल नाम मात्र की संस्था बनी रही। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रशा को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ पर से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त करना था। बिस्मार्क ने मोल्तके की सहायता से विशाल एवं शक्तिशाली सेना का संगठन कर लिया। अब है डेनमार्क से युद्ध। सर्वप्रथम बिस्मार्क को 1864 ईस्वी में डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध का कारण स्लेस्विग और होल्स्टीन की समस्या थी। ये डेनमार्क के दक्षिण में थे। इनमें डेन और जर्मन लोग रहते थे। डेनमार्क का शासक इनका शासक था, परंतु ये दोनों डेनमार्क से अलग थे। 1863 में डेनमार्क का नया संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार स्लेस्विग और होल्स्टीन को डेनमार्क में शामिल करने की व्यवस्था की गई। जब डेनमार्क के नए शासक क्रिश्चियन नोवे ने इनको डेनमार्क में मिलाने का निर्णय किया, तो बिस्मार्क ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी कर ली। बिस्मार्क ने 16 जनवरी 1864 को ऑस्ट्रिया से संधि करके उसका सहयोग प्राप्त कर लिया। इन्होंने डेनमार्क के शासक को चेतावनी दी कि वह नया संविधान लागू न करे। डेनमार्क के शासक द्वारा इंकार करने पर पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क के विरुद्ध सेनाएं भेज दी। डेनमार्क को इन्होंने आसानी से पराजित किया। 1864 ईस्वी में वियना की संधि के अनुसार डेनमार्क के शासक ने ये दोनों क्षेत्र पर्शिया और ऑस्ट्रिया को सौंप दिए। यह भी निश्चित किया गया कि इन दोनों के भविष्य का निर्धारण पर्शिया और ऑस्ट्रिया आपसी सहयोग से करेंगे। 14 अगस्त 1865 ईस्वी को पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच गैस्टिन की संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन के शासन का प्रबंध और पर्शिया को स्लेस्विग के शासन का प्रबंध का अधिकार दिया गया। यह बिस्मार्क की महत्वपूर्ण राजनीतिक विजय मानी जाती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध। 1815 की वियना संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का अध्यक्ष बना दिया गया था। इसी समय से ऑस्ट्रिया और पर्शिया की शत्रुता शुरू हो गई। 1834 ईस्वी में पर्शिया के नेतृत्व में जर्मन राज्यों के जोल्वेरिन अथवा चुंगी संघ का निर्माण हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। इस कारण ऑस्ट्रिया पर्शिया से ईर्ष्या करने लगा। 1849-50 में जब पर्शिया के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने कुछ जर्मन राज्यों के साथ मिलकर जर्मन एकीकरण की योजना तैयार की, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ने इस योजना का विरोध किया और
ओल्मर्ट की संधि द्वारा पर्शिया को अपनी योजना वापस लेने के लिए विवश किया। यह पर्शिया के लिए अपमान की बात थी। 1851 से 1859 ईस्वी के दौरान बिस्मार्क ने फ्रैंकफर्ट संसद में पर्शिया के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर ऑस्ट्रिया का विरोध किया। 1862 में पर्शिया का प्रधानमंत्री बनने के बाद बिस्मार्क ने यह अनुभव किया कि ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित किए बिना पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। 1864 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के सहयोग से डेनमार्क से स्लेस्विग और होल्स्टीन प्राप्त किए। अब जानबूझकर उसने ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन दिया, जिसका प्रबंध करना ऑस्ट्रिया की सरकार के लिए कठिन काम था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और होल्स्टीन के बीच पर्शिया और स्लेस्विग पड़ते थे। ऑस्ट्रिया पर्शिया के साथ की गई गैस्टिन की संधि की उल्लंघना करते हुए दोनों क्षेत्रों स्लेस्विग और होल्स्टीन का प्रश्न फ्रैंकफर्ट सभा में लेकर गया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर गैस्टिन की संधि भंग करने का आरोप लगाया और होल्स्टीन में सेना भेज दी। ऑस्ट्रिया उत्तेजित हो गया और जून 1866 ईस्वी में उसने सभा में पर्शिया के विरुद्ध संघीय सेना भेजने का निर्णय करवा लिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया और पर्शिया में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से यह वचन ले लिया था कि वह ऑस्ट्रिया और पर्शिया के युद्ध में निष्पक्ष रहेगा। इटली से बिस्मार्क ने यह संधि कर ली, जिसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पर्शिया का साथ देना स्वीकार कर लिया। बदले में बिस्मार्क ने इटली को जीतने के बाद ऑस्ट्रिया से वेनेशिया दिलाने का वचन दिया। रूस पहले ही पर्शिया का मित्र था। इंग्लैंड यूरोपीय युद्धों और गठजोड़ों से अलग रहने की नीति पर चल रहा था। ऑस्ट्रिया और पर्शिया में 16 जून 1866 को युद्ध शुरू हो गया। 3 जुलाई 1866 को दोनों में सैडोवा का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई और पर्शिया की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद 23 अगस्त 1866 को दोनों के बीच प्राग की संधि हुई। प्राग की संधि के अनुसार इटली को वेनेशिया दे दिया गया, पर्शिया को हेसे कैसल, नासो, स्लेस्विग, होल्स्टीन और फ्रैंकफर्ट के प्रदेश प्राप्त हुए। ऑस्ट्रिया ने जर्मन संघ को छोड़ना स्वीकार किया। पर्शिया के नेतृत्व में बने जर्मन संघ को स्वीकृति देने का वचन दिया। नेक्स्ट है पर्शिया के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण। 4 अगस्त 1866 को बिस्मार्क ने उत्तरी जर्मन राज्यों के शासकों की बर्लिन में सभा बुलाई। इस सभा में उत्तरी जर्मन संघ बनाने का निर्णय लिया गया। उत्तरी जर्मनी के 22 राज्य संघ में शामिल हुए। बिस्मार्क ने इस संघ के संविधान की योजना तैयार की और उत्तरी जर्मन संघ की संसद ने 17 अप्रैल 1867 को यह संविधान पास कर दिया। इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इसे स्वीकृति प्रदान कर दी और 1 जुलाई 1867 ईस्वी को यह संविधान लागू कर दिया गया। इस संविधान के अनुसार पर्शिया के सम्राट को संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी सहायता के लिए चांसलर नामक मंत्री की व्यवस्था की गई, जिसे बहुत से अधिकार व शक्तियां दी गई और यह पद बिस्मार्क को दिया गया। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की एक काउंसिल स्थापित की गई, जिसमें कुल 43 मतों की व्यवस्था की गई, जिसमें 17 पर्शिया को दिए गए, 4 सैक्सनी को और शेष राज्यों को 1 या 2 मत दिए गए। संघ की पार्लियामेंट की भी व्यवस्था की गई, जिसमें 300 सदस्य निश्चित किए गए। इन्हें 3 वर्षों के लिए सर्वव्यापक मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। नेक्स्ट है फ्रांस के विरुद्ध युद्ध। बवेरिया, हेसे, व्युर्टम्बर्ग और बैडन, ये 4 दक्षिण जर्मन रियासतें पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि इन रियासतों के अधिकांश लोग कैथोलिक मत के अनुयायी थे और वे प्रोटेस्टेंट पर्शिया की अपेक्षा कैथोलिक फ्रांस के अधिक निकट थे। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने के लिए इन दक्षिण जर्मन रियासतों को हर हालत में जर्मन संघ में शामिल करना चाहता था, परंतु इन रियासतों को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। बिस्मार्क ने राजनीतिक चाल के द्वारा इन रियासतों को फ्रांस के विरुद्ध करने और उनमें राष्ट्रीय भाव जागृत करने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया और पर्शिया युद्ध के दौरान फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय निष्पक्ष रहा था और बिस्मार्क ने उसे कुछ प्रदेश देने का वचन दिया था। युद्ध के बाद उसने लिखित रूप में दक्षिणी जर्मन रियासतों के प्रदेशों की मांग की। बिस्मार्क ने यह मांग दक्षिणी जर्मन रियासतों के शासकों को दिखाकर उन्हें फ्रांस के विरुद्ध कर दिया और फिर उनके साथ फ्रांस के विरुद्ध संधि कर ली। बिस्मार्क दक्षिणी राज्यों को साथ मिलाकर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करना चाहता था। वह समझता था कि फ्रांस से सफल युद्ध किए बिना दक्षिणी रियासतों को जर्मनी में शामिल करना संभव नहीं है। दूसरी ओर अधिकांश फ्रांसीसी यह समझते थे कि सैडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की ही नहीं फ्रांस की भी पराजय हुई है। नेपोलियन तृतीय की सरकार ने अब यह निर्णय लिया कि वह दक्षिणी जर्मन रियासतों को जर्मन संघ में शामिल नहीं होने देगा और यदि बिस्मार्क ने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो हमारी बंदूकें अपने आप चल पड़ेगी। बिस्मार्क दक्षिण रियासतों को संघ में शामिल करने के लिए कटिबद्ध था, इसलिए पर्शिया और फ्रांस में युद्ध होना अनिवार्य था। स्पेन के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्न पर बिस्मार्क ने अपनी राजनीतिक चालों से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि 19 जुलाई 1870 को
फ्रांस को पर्शिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। इस युद्ध में फ्रांस को किसी यूरोपीय देश की मदद नहीं मिली। पर्शिया ने फ्रांस को कई युद्धों में परास्त किया। 1 सितंबर 1870 को सेडान का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें फ्रांस की हार हुई। फ्रांस व जर्मनी के बीच फ्रैंकफर्ट संधि हुई 10 मई 1871 को। इस संधि के अनुसार फ्रांस ने काफ़ी धन दिया। अल्सेस और लारेन के प्रदेश, जिनमें मेट्ज और स्ट्रेसबर्ग के किले शामिल थे, जर्मनी को दे दिए। नेक्स्ट है दक्षिणी रियासतों का जर्मन संघ में शामिल होना। फ्रांस को सेडान के युद्ध में हराने के बाद बिस्मार्क ने 4 दक्षिणी जर्मन रियासतों के शासकों को उत्तरी जर्मन संघ में शामिल होने के लिए वार्तालाप शुरू कर दी। बिस्मार्क इन 4 रियासतों बवेरिया, बेडन, वुर्टमबर्ग, हेसे, डार्मस्टेट को जर्मन संघ में शामिल करने में सफल हुआ। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के सुंदर राजमहल में एक शानदार समागम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त जर्मन राज्यों के शासक, बड़े बड़े सरदार और राज्य अधिकारी सज धज कर उपस्थित हुए। इस समागम में जर्मन साम्राज्य के स्थापित होने और विलियम प्रथम के जर्मन सम्राट बनने की घोषणा की गई। घोषणा पत्र स्वयं बिस्मार्क ने पढ़कर सुनाया। यह उसके जीवन का गौरवशाली दिन था। जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क ने महान भूमिका निभाई, इसलिए बिस्मार्क को जर्मनी का वास्तविक निर्माता माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था बिस्मार्क के अधीन जर्मनी का एकीकरण, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।